क्या तुमने कभी 1000 Ways to Die शो के बारे में सुना है? अगर तुम हमारी 3 लाख साल की हिस्ट्री को देखो तो तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा कि 1000 तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लाखों तरीके कहो तो भी शायद कम पड़े। समय के साथ लोगों ने बहुत ही दर्दनाक मौतें झेली हैं, जिनमें से कुछ बाकी से भी ज्यादा भयानक थी। लेकिन थैंकफुली टेक्नोलॉजी और जनरल प्रोग्रेस की वजह से अब ऐसी हॉरिफिक एंडिंग्स पहले से कम हो गई है, खासकर इसलिए क्योंकि एंशिएंट अर्थ आज के मुकाबले कहीं ज्यादा कठोर था और हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने क्या क्या सहा होगा। लेकिन कभी कभी हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कभी कभी रिसर्चर्स को सीधा प्रूफ मिल जाता है किसी बेहद अनलकी इंसान की कीमत पर, और हमें फर्स्ट हैंड देखने को मिलता है कि पुराने समय के लोग किस तरह की कैटास्ट्रोफिक इंजरीज झेलते थे और कभी कभी सर्वाइव भी कर जाते थे। लेकिन पहला केस ऐसा नहीं था। ये सर्वाइव करने वाला केस बिल्कुल नहीं था, और दुर्भाग्य से ये मौत आज भी पॉसिबल है, क्योंकि ये एक शार्क अटैक था। लेकिन कोई साधारण शार्क अटैक नहीं, बल्कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ पहला कंफर्म शार्क अटैक। एक ऐसा अचीवमेंट जो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये मिला जापान के 3400 साल पुराने हंटर गैदरर को, जिसे सिंपली सुमो 24 कहा गया। ये डिस्कवरी 2021 में हुई थी एसटीटीओ इनलैंड सी के कोस्ट के पास, जहां रिसर्चर्स को एक मेल ह्यूमन स्केलेटन मिला जो बहुत ही खराब हालत में था। उसका पूरा शरीर लैसरेशन से भरा हुआ था, जो उसके आर्म्स, चेस्ट, एब्डोमेन और हैंड्स तक फैले हुए थे। शुरुआत में रिसर्चर्स काफी डर गए और कंफ्यूज भी हो गए, क्योंकि ये घाव इतने गहरे थे कि उन्होंने हड्डियों तक निशान बना दिए थे, और ये बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे मेटल वेपन से बने घाव होते हैं, ना कि किसी एनिमल या स्टोन नाइफ जैसे टूल से। और ये सिर्फ कुछ कट्स नहीं थे, ना ही 10-20 घाव, बल्कि 500 से भी ज्यादा। सही गिनती 790 थी। सबसे अजीब बात ये थी कि ये आदमी जर्मन कल्चर से था, जहां मेटल वर्क होता ही नहीं था, यानी ये किसी पागल सीरियल किलर का काम नहीं हो सकता था। इसलिए रिसर्चर्स ने इंजरीज को दोबारा देखा, और इस बार उन्होंने नोटिस किया कि ये वी शेप में थी, और बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज के शार्क अटैक्स में होती है। इस बात को उसकी लोकेशन से जोड़कर, जो एक आर्किपेलागो एरिया था, रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि उसे एक बड़े टाइगर शार्क या ग्रेट व्हाइट शार्क ने मारा था, और अटैक के दौरान शार्क ने उस पर बहुत ब्रूटल हमला किया। उसे कई ऐसी इंजरीज दी जो अपने आप में ही फैटल थी। उसकी हर रिब टूट गई थी, उसका चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन फट गया था, और इसके अलावा उसके शरीर के कई हिस्से अलग हो गए थे, जिनमें उसके दोनों पैर और उसका लेफ्ट हैंड शामिल था। ये मिसिंग पार्ट्स ये भी बताते हैं कि वो अटैक के समय जिंदा था, क्योंकि उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी अपने हाथ और पैरों से, और उसी दौरान वो काट दिए गए। इससे ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि ये सिर्फ स्कैवेंजिंग था, बल्कि ये क्लियरली एक अटैक था। लेकिन एक नया सवाल खड़ा होता है कि शार्क ने उस पर हमला क्यों किया। उसके लेफ्ट लेग पर सबसे ज्यादा गहरे घाव थे, जो ये दिखाता है कि ये एक अचानक एम्बुश अटैक था। इसका जवाब मिला उसके फाइनल रेस्टिंग प्लेस से। वो समुद्र में नहीं मिला, ना ही किसी ऐसे स्थान पर जो पहले पानी के नीचे था, बल्कि वो एक ट्रेडिशनल बेरियल साइट में मिला, और उसके शरीर पर ये साइंस नहीं थे कि वो लंबे समय तक पानी में रहा हो। इसका मतलब है कि अटैक के समय वो अकेला नहीं था, क्योंकि जर्मन लोग बहुत अच्छे फिशरमैन थे। इसलिए माना जाता है कि एक ग्रुप बोट पर फिशिंग करने गया था, और उसी दौरान वो आदमी पानी में उतरा, शायद स्पेयर फिशिंग के लिए या कोई कैच उठाने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि पानी में गिरे खून ने एक शार्क को अट्रैक्ट कर लिया था, और शार्क ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो शायद किनारे पहुंचने से पहले ही मर चुका था। इसलिए उन्होंने उसे वहीं दफना दिया। अब अगर तुम जापान जाने की सोच रहे हो तो अभी पैनिक मत करो। हाँ, आज भी वहाँ शार्क्स है, लेकिन उस समय सिचुएशन कहीं ज्यादा डेंजरस थी, क्योंकि उस समय शार्क पॉपुलेशंस आज से कहीं ज्यादा थी। कई शार्क टीथ मिलने से ये भी पता चलता है कि उस समय उनकी पॉपुलेशन आज से कहीं ज्यादा थी। और ये बात जर्मन कल्चर में भी दिखती है, जहाँ कई आर्ट पीसेस में अलग अलग शार्क्स जैसे हैमरहेड और टाइगर शार्क्स को दिखाया गया है, जिससे ये साफ होता है कि उस समय शार्क अटैक्स ज्यादा कॉमन थे। अब ये इंसिडेंट काफी दुखद था, लेकिन हर भयानक इंजरी का अंत ऐसा नहीं होता था। कभी कभी एंशिएंट ह्यूमंस सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करते थे, बल्कि उसके बाद भी अच्छी तरह जीते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया की सबसे पुरानी नोन एम्पुटेशन,
जो करीब 31,000 साल पुरानी है। लंबे समय तक रिसर्चर्स जानते थे कि एम्पुटेशंस मॉडर्न मेडिसिन से पहले भी होती थी, लेकिन पहले सबसे पुराना केस सिर्फ 7,000 साल पुराना माना जाता था, जो यूरोप के एक नियोलिथिक फार्मर से जुड़ा था। इसलिए 2020 में जब साइंटिस्ट्स को बोर्नियो में इससे भी पुराना स्पेसिमेन मिला जिसमें सक्सेसफुल एम्पुटेशन के साइंस थे, तो सब बहुत एक्साइटेड हो गए। ये इंडिविजुअल लियोंग टीबीओ केव में मिला था और खास बात ये थी कि उसकी लेफ्ट लेग और फुट मिसिंग थे। शुरुआत में लगा कि ये किसी एक्सीडेंट में खो गया होगा और उसी से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि वाउंड बहुत साफ था और हील भी हो चुका था, यानी ये जानबूझकर किया गया था। और बाकी लेग थोड़ा सूखा हुआ था और साइज में छोटा था, जैसे बच्चे का होता है, जबकि पूरा स्केलेटन क्लियरली एक यंग अडल्ट का था। इसका मतलब है कि उसका एम्पुटेशन बचपन में हुआ था। अब क्योंकि ये घटना 30,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो उस समय पेन किलर्स नहीं थे और सर्जरी शार्पन स्टोन टूल से हुई होगी। फिर भी समहाउ उस एंशिएंट सर्जन ने वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स और टिश्यूज को सेफली हैंडल किया और इन्फेक्शन भी नहीं होने दिया, जो आज के स्टैंडर्ड से भी इम्प्रेसिव है, क्योंकि कुछ स्टडीज के अनुसार बड़े एम्पुटेशंस के बाद इन्फेक्शन का रिस्क 40% तक होता है। इसके बावजूद वो इंसान अडल्टहुड तक जिंदा रहा और करीब 20 में उसकी मौत हुई, किसी और वजह से जो अभी अननोन है। अब सवाल ये उठता है कि एम्पुटेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसके रहने की जगह बहुत डेंजरस थी। केव के आसपास का टेरेन बहुत रगड़ था, ऊंचा था और रॉक्स और क्लिफ से भरा था। इसलिए हो सकता है कि वो बुरी तरह गिरा हो या किसी पत्थर से उसका पैर बुरी तरह क्रश हो गया हो और हालत इतनी खराब हो गई हो कि एम्पुटेशन जरूरी हो गया हो। और माना जाता है कि वो इस इंसिडेंट के बाद करीब 10 साल तक जिंदा रहा, लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा क्योंकि उसे एक पैर के साथ पहाड़ी इलाके में चलना पड़ता था। इसलिए उसे दूसरों की मदद पर काफी डिपेंड रहना पड़ा होगा, जो ह्यूमन कंपैशन के शुरुआती एग्जाम्पल में से एक है। लेकिन दूसरी तरफ हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि इंसान बहुत क्रूएल भी हो सकता है, जैसा कि नियोलिथिक बॉटलनेक के समय हुआ था, जो बहुत ही हिंसक और डरावना समय था। और इसके सबसे भयानक केसेस में से एक फ्रांस के सेंट पॉल ट्रॉय चटो में मिला, जहां 3 औरतों की बॉडी साथ में दफन मिली। ये डिस्कवरी एक 1980 में हुई थी, लेकिन ये करीब 5,500 साल पुरानी थी। और हाल ही में साइंटिस्ट्स ने रिवील किया कि ये एक क्रूएल सैक्रिफिशियल रिचुअल था। कुल 3 विक्टिम्स मिले, लेकिन उनमें से 2 को बहुत अजीब ट्विस्टेड पोजीशन में दफन किया गया था। उन्हें बहुत छोटे स्पेस में ठूंस दिया गया था और ऊपर से भारी ग्राइंडस्टोन्स रख दिए गए थे ताकि वो हिल ना सके, जिससे ये साफ होता है कि उन्हें जिंदा दफन किया गया था, और वो भी उनकी इच्छा के खिलाफ। इसके अलावा उनके आर्म्स और लेग्स की पोजीशन से पता चलता है कि उन्हें रोप से बांधा गया था और उनके पैर उनके गले से बांध दिए गए थे, जिससे वो खुद ही धीरे धीरे घुटकर मर गए, जो इटालियन माफिया के एक टॉर्चर मेथड जैसा है जिसे इनको कहा जाता है। लेकिन जहां माफिया इसे आज बदले के लिए इस्तेमाल करती है, वहीं ये नियोलिथिक मर्डर्स एक एग्रीकल्चरल सैक्रिफाइस का हिस्सा थे। उन्हें एक ऐसी स्ट्रक्चर में दफन किया गया था जो ग्रेन साइलो जैसा था, और तीसरी औरत को उनके ऊपर रखा गया था बिना बांधे हुए, शायद सिंबॉलिक पर्पस के लिए। और ये जगह भी काफी अजीब थी। ये जगह इस तरह बनाई गई थी कि सॉल्स्टाइस के समय सूरज की रोशनी सीधे उस साइलो पर पड़ती थी। यानी साफ है कि जिसने ये किया वो काफी ट्विस्टेड था, लेकिन साथ ही बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी था। अब इससे थोड़ा कम ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन ज्यादा अजीब और रेयर किलिंग इससे ज्यादा पुरानी नहीं थी। लेकिन ये घटना दुनिया के दूसरे हिस्से में हुई और इसमें एकमात्र प्री हिस्टोरिक ह्यूमन शामिल था जो तरपित में मिला, जिसे लाब्रे वुमन कहा जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो लॉस एंजलिस में लाब्रे टापिट्स है, जो एक एक्टिव पैलियोंटोलॉजी साइट है और हजारों सालों से प्रेडेटर ट्रैप की तरह काम कर रहा है। जो भी जानवर उस चिपचिपे टार में फंसता था वो और कार्निवोर्स को अट्रैक्ट करता था और वो भी फंस जाते थे। ये जगह करीब 50,000 साल पुरानी मानी जाती है और समय के साथ पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने यहाँ से हजारों आइस एज एनिमल्स के रिमेन्स निकाले हैं, जैसे डायरवुल्व्स, ग्राउंड स्लॉथ्स, सेबर टूथ कैट्स, अमेरिकन लायंस, मैमथ्स, मैस्टोडेंस और फिर एक प्राइमेट यानी एक इंसान, एक अकेली महिला जिसकी उम्र मौत के समय 18 से 30 साल के बीच थी। लाब्रे वुमन एक काफी वेल प्रिजर्व स्केलेटन है जिसमें क्रेनियम, मैंडिबल और बाकी बॉडी पार्ट शामिल हैं। अपने जीवन में उसकी हाइट करीब 4 फीट 10 इंच यानी 1.5 मीटर रही होगी और वो करीब 10,000 साल पहले जीती थी।
उसके दांतों के आधार पर पता चलता है कि वो ज्यादा स्टोन ग्राउंड फूड खाती थी, जिससे उसे दांतों की प्रॉब्लम्स हुई होंगी और काफी दर्द भी हुआ होगा। लेकिन असली बात ये है कि वो तरपित में मिली, जो बहुत अजीब था, क्योंकि उस समय के लोग जानते थे कि ये जगह डेंजरस है और इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए रिसर्चर्स को शक हुआ कि उसे वहाँ जानबूझकर डाला गया था। और आगे जांच में पता चला कि उसका जॉ टूटा हुआ था, उसका स्कल भी फ्रैक्चर था और उसमें एक छोटा सा होल था जो किसी जोरदार वार का संकेत देता है। और ये किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का वार था। अगर ये सही है तो वो लॉस एंजलिस की सबसे पुरानी मर्डर विक्टिम मानी जाएगी। हालांकि इस पर डिबेट है। कुछ लोग मानते हैं कि वो चुमाश कल्चर से थी, लेकिन उसे क्यों मारा गया ये अभी तक पता नहीं चला। क्या ये उसके अपने लोगों का काम था, किसी पर्सनल झगड़े में, या फिर किसी दुश्मन ग्रुप ने रिसोर्सेज के लिए हमला किया था? ये भी साफ नहीं है कि वो पहले मरी और फिर तरपित में डाली गई, या घायल हालत में ही उसे वहाँ फेंका गया और वो धीरे धीरे टा में डूबकर मर गई। दोनों ही तरीके बेहद दर्दनाक हैं और सच कहे तो समझ नहीं आता कौन सा ज्यादा बुरा है। लेकिन ऐसा ड्राउनिंग एक और केस में भी हुआ, जिसे पहला मॉडर्न ह्यूमन माना जाता है जो ड्राउनिंग से मरा। और ये आयरनी है कि वो दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक एटाकामा डेजर्ट में हुआ। ये चिली में स्थित है और दुनिया के सबसे पुराने डेजर्ट्स में से एक है। ये आदमी करीब 5500 साल पहले का था और उस समय भी ये इलाका बहुत सूखा था। फिर भी उसकी बॉडी एक स्टोन स्ट्रक्चर में मिली जो सी शेल्स के ऊपर था, जो दिखाता है कि वो कोस्ट के पास रहता था और पानी उपलब्ध था। शुरुआत में साइंटिस्ट्स को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि उसकी उम्र करीब 35 से 45 साल थी और उसके शरीर पर कोई फैटल इंजरी या बीमारी के साइंस नहीं थे। लेकिन क्योंकि वो समुद्र के पास रहता था और शेल्स के साथ दफन था, इसलिए शक हुआ कि वो डूबा होगा। अब सवाल ये था कि 5000 साल पुराने इंसान के स्केलेटन से कैसे पता चले कि वो डूबा था या नहीं। और इसका जवाब मिला डायटम्स से, जो एक तरह के एल्गी होते हैं, और ये उसके बोन्स में पाए गए। इसका मतलब साफ था कि वो ड्राउनिंग से मरा, क्योंकि डायटम्स बोन्स तक तभी पहुंचते हैं जब इंसान पानी इनहेल करता है। जब पानी लंग्स तक पहुंचता है तो एल्वियोली फट जाते हैं और सॉल्ट वाटर ब्लड स्ट्रीम में जाकर बोन मैरो तक पहुंच जाता है, और इसलिए इन एल्गी की मौजूदगी मिली। यानी उसका अंत बहुत ही ब्रूटल था, एक ऐसी जिंदगी के बाद जो पहले से ही कठिन थी। दरअसल वो आदमी पहले से ही बहुत खराब हालत में था। उसके बोन्स में आर्थराइटिस के साफ साइंस थे, जो काफी गंभीर था। उसके लेग्स भी खराब हालत में थे, जिससे लगता है कि वो अक्सर स्क्वाट करके काम करता था, शायद शेल्स इकट्ठा करने के लिए। उसके आर्म्स और शोल्डर्स भी बुरी तरह प्रभावित थे, जो दिखाता है कि उसकी जिंदगी स्विमिंग, रोविंग और हार्पूनिंग से भरी हुई थी, जो ये कंफर्म करता है कि वो कोस्टल कम्युनिटी का हिस्सा था। और जैसे ये सब काफी नहीं था, वो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी से भी जूझ रहा था, जिसका कारण एक खतरनाक टेपवॉर्म इन्फेक्शन था, जो अक्सर खराब तरीके से हैंडल की गई मछली से होता है। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वो अकेला नहीं मरा था, बल्कि उसके साथ 3 और लोग भी मरे थे, एक और अडल्ट मेल, एक अडल्ट फीमेल और एक इन्फेंट। रेडियोकार्बन एनालिसिस से पता चला कि चारों एक ही समय पर मरे। लेकिन कैसे, ये सवाल उठता है क्योंकि वो एरिया साइज्मिक था, इसलिए माना गया कि अर्थक्वेक और उसके बाद सुनामी ने उन्हें मारा। लेकिन जब बाकी स्केलेटन्स को डायटम्स के लिए टेस्ट किया गया तो उनमें कुछ नहीं मिला, जिससे ये साफ हुआ कि बाकी लोग डूबे नहीं थे। इसलिए अब ये थ्योरी कमजोर पड़ गई कि सुनामी और अर्थक्वेक ने सबको मारा। करंट हाइपोथेसिस ये है कि वो आदमी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से मरा, शायद डाइविंग करते समय, जबकि बाकी लोग अलग कारणों से उसी समय और उसी जगह मरे। क्योंकि एटाकामा डेजर्ट बहुत ही कठोर जगह है, जहाँ एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और ड्राइनेस सब होता है। हालांकि सच ये भी है कि उस समय पूरी पृथ्वी ही काफी हर्ष थी और कई बार इंसानों ने खुद ही हालात और ज्यादा दर्दनाक बना दिए। जैसे इन लोगों के स्कल्स को देखो, जिनमें होल्स बने हुए हैं। ये किसी मर्डर या वॉर का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक प्रिमिटिव सर्जरी थी, जिसे ट्रपैनिंग कहा जाता है, जिसमें सिर में छेद किया जाता था। और शायद ये होमो सेपियंस की पहली वाइड स्प्रेड सर्जरी थी। फ्रांस की साइट करीब 6500 BC की है, जो इसे सबसे पुराने एग्जाम्पल्स में से एक बनाती है। लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं था, कई जगहों पर इसके एविडेंस मिले हैं। कुछ स्टडीज के अनुसार करीब 10% नियोलिथिक लोग इस प्रोसीजर से गुजरे थे और फ्रांस में ये संख्या करीब 33% थी। इतनी हाई रेट देखकर लगता है कि ये सेफ होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था।
40% से भी कम स्कल्स में हीलिंग के साइंस मिले, यानी 60% से ज्यादा लोग मर गए। डेथ के मुख्य कारण इन्फेक्शन, ब्लड लॉस और ब्रेन डैमेज थे। अगर सर्जन ज्यादा डीप चला गया तो, और अगर कोई बच भी गया तो हीलिंग में कई महीने लगते थे और तब भी हालत अच्छी नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सर्जरी बिना पेनकिलर्स और एनेस्थीसिया के होती थी। इस प्रोसीजर के लिए शार्पन स्टोन टूल्स या कभी कभी सी शेल्स का इस्तेमाल किया जाता था और हर उम्र के लोगों पर ये किया गया था। अब सवाल उठता है कि ये किया क्यों जाता था? तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्पिरिचुअल बिलीफ, एपिलेप्सी का इलाज, हेड इंजरी को ठीक करना, या सिर्फ हेडेक तक के लिए। यानी अगर एंशिएंट टाइम में तुम्हें माइग्रेन होता तो बेहतर था चुप रहो। और हैरानी की बात ये है कि ये सर्जरी काफी लंबे समय तक चलती रही और ये प्रोसीजर आज भी किया जाता है, लेकिन अब ज्यादा प्रिसिशन के साथ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही किया जाता है। और अब हमारे पास पेन और सर्जरी को मैनेज करने के बेहतर तरीके हैं। और अगर पेन की बात करें तो ये भी एक ऐसी चीज है जो पहले के मुकाबले कम हो गई है, क्योंकि पहले जिंदगी कहीं ज्यादा कठोर और दर्दनाक थी, कम टेक्नोलॉजी की वजह से। उदाहरण के लिए और मोरे की लड़की को देखो, जिसे कुछ लोग मूर भी कहते हैं। वो आयरन एज का एक स्पेसिमेन है और एक बॉग बॉडी भी है, यानी एक ऐसा इंसान जो पीट बॉग में मिला था और कभी कभी नेचुरली ममिफाइड हो जाता है। पीट बॉग एक वेटलैंड होता है जिसमें सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल जमा होता है। मूर को साल 2000 में खोजा गया था और शुरुआत में लोगों ने सोचा कि वो कोई लड़की थी जो कई साल पहले क्लब जाने के बाद गायब हो गई थी, लेकिन टेस्टिंग से पता चला कि वो 1000 साल से भी पुरानी स्केलेटन थी जो आयरन एज जर्मनी में रहती थी। और सिर्फ 17 से 19 साल की उम्र में ही उसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द सहा था। उसके शरीर का लगभग हर हिस्सा डैमेज से भरा हुआ था और रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि उसकी जिंदगी बहुत भारी फिजिकल लेबर से भरी थी। शायद वो रोज हैवी चीजें जैसे पानी के बर्तन उठाती थी और मार्शलैंड्स में चलती थी। उसके सिर पर 2 गंभीर फ्रैक्चर्स थे जो हील हो चुके थे, जिससे पता चलता है कि उसे पहले ब्रेन इंजरीज लगी थी जो शायद किसी अटैक से आई हो, चाहे वो बाहरी लोग हो या उसके अपने लोग। उस समय हेड ट्रॉमा और वायलेंस काफी कॉमन थे, लेकिन वो उस घटना से बच गई थी। हालांकि इसके बाद उसे लगातार हेडेक्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रही होंगी। और मुश्किल यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके स्कल के बेस पर एक बनाइन ट्यूमर भी था, जिससे उसके हेडेक्स और बढ़ गए और उसकी स्पाइन में कर्वेचर आ गया, जिससे उसे बैक पेन और लेग्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ, जो इतना सीवियर था कि उसकी हड्डियों का शेप बदल गया था। और सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट भी उसके खिलाफ था, क्योंकि साइंस मिले हैं कि हर्ष विंटर्स में वो बार बार बीमार पड़ती थी और बचपन में उसे क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन था, जो उसकी हड्डियों की एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर से पता चलता है। यानी उसकी हर दिन की जिंदगी खुद में एक स्ट्रगल थी, चाहे वो कुछ भी ना करे। और आयरन एज में सर्वाइव करना और भी मुश्किल था और वो ज्यादा समय तक नहीं जी पाई, क्योंकि 19 साल की उम्र उस समय के एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 26 साल से भी कम थी। अब ये साफ नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन माना जाता है कि मर्डर नहीं था, क्योंकि उसके साइंस नहीं मिले। और अभी ये माना जा रहा है कि वो किसी एक्सीडेंट में मरी। लेकिन एक रहस्य ये भी है कि वो अकेली और बिना कपड़ों के मिली। उसके साथ कोई सामान या ज्वेलरी नहीं थी, जिससे लगता है कि किसी ने उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ की और फिर उसे बॉग में दफनाया गया। जिससे सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, जमीन में दफनाने के बजाय बॉग में क्यों? शायद वो कुछ छिपाना चाहते थे। और दुख की बात ये है कि मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, क्योंकि जब उसे रिकवर किया गया तो मशीन ने गलती से उसकी बॉडी को 100 टुकड़ों में फाड़ दिया और बाद में उन्हें जोड़ना पड़ा। इस एग्जाम्पल से साफ है कि जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। और ऐसा ही एक केस है प्लेग के पहले नोन विक्टिम का, जो 5000 साल पुराना हंटर गैदरर था, जो आज के लाटविया में मिला था। उसकी उम्र करीब 20 साल थी और माना जाता है कि वो एक रोडेंट के काटने से इन्फेक्टेड हुआ था। उस छोटे से बाइट ने उसकी मौत तय कर दी, क्योंकि उसमें एक खतरनाक बैक्टीरिया था जिसे हम यर्सिनिया पेस्टिस कहते हैं, यानी वही बैक्टीरिया जो प्लेग का कारण बना, जैसे जस्टिनियन प्लेग और ब्लैक डेथ भी इसी बैक्टीरिया से हुई थी। यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब जब किसी को प्लेग होता है तो ये आमतौर पर 3 फॉर्म्स में आता है, न्यूमोनिक, सेप्टिसीमिक और ब्यूबोनिक। और हमें ये नहीं पता कि उस आदमी को कौन सा फॉर्म हुआ था, लेकिन ये साफ है कि उसी ने उसकी जान ले ली।
और उसे खुद नहीं पता था कि वही बीमारी आगे चलकर 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान लेगी, जो सोचकर ही डर लगता है। सच कहे तो नेचर उस समय ज्यादा खतरनाक लगती है, और जैसा पहले कहा, इंसान भी उस समय कुछ कम नहीं थे, खासकर न्योलिथिक पीरियड में, जहां हमें बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं जिनमें कैनिबलिज्म के साफ साइंस हैं, यानी लोग एक दूसरे को खाते भी थे। और हालांकि आज भी वायलेंस मौजूद है, लेकिन आज के समय में ये पहले के मुकाबले काफी कम और कंट्रोल्ड है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उस समय ये सब बड़े ग्रुप्स पर भी होता था। दुनिया भर में 100 से ज्यादा मास मर्डर साइट्स मिले हैं, जो ये दिखाते हैं कि एंशिएंट ह्यूमंस कितने वायलेंट और क्रूएल थे। तो शायद इससे ये सीख मिलती है कि आज की दुनिया में भले ही प्रॉब्लम्स हो, लेकिन पहले के मुकाबले आज की जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं।